इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे बात फिर चिल्ला रही है, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। तो सच है क्या? इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है, यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं, जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा सर? ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का मजाक नहीं करते, हम पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं। और इस गंभीरता के लिए जो ये बिल आया है, हमारे 3 मूल मंत्र हैं। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता और पेपर लीक जैसे अपराध के लिए कानूनी कठोरता। विच आई कैन से इन इंग्लिश, वी आर हैविंग अ सेंसिटिव अप्रोच, सिक्योर प्रोसेस एंड स्ट्रिंजेंट लॉ। सो SSS इज अवर मेन मोटो, हाउ टू एंश्योर दीज थिंग्स। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस विषय पे 2 पक्ष हैं, एक लीगल यानी वैधानिक पक्ष और दूसरा है राजनीतिक पॉलिटिकल पक्ष। हम दोनों, पहले मैं लीगल पक्ष के ऊपर बात करूंगा, फिर पॉलिटिकल पक्ष के ऊपर। मगर हमारी सरकार ने यह प्रतिबद्धता दिखाई है कि जब छात्रों के भविष्य की बात आए तो ऐसा कठोर कानून बनाया है कि पेपर लीक करने वाले माफियाओं का मनोबल गिरना नहीं चाहिए, मनोबल जमींदोज हो जाना चाहिए। और इसके लिए 2024 के एक्ट के सेक्शन 11 के सबसेक्शन 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई संगठित पेपर लीक करता है तो 1 करोड़ रुपए से उसको आर्थिक दंड को 10 करोड़ रुपए किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी आर्थिक ढांचा जमींदोज हो जाना चाहिए। सबसेक्शन 1 में 5 वर्ष के कारावास को 7 वर्ष किया गया है और 7 वर्ष के कारावास को 10 वर्ष किया गया है। 2024 के एक्ट के सेक्शन 10 में संशोधन किया गया है कि यदि कोई व्यक्तिगत रूप से इसका दोषी पाया जाता है तो 50 लाख रुपए का होगा फाइन। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी कड़ा शिकंजा करने की व्यवस्था की गई है। तो यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर या मैनेजर होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए का फाइन और सजा जो है वो 10 वर्ष तक की हो सकती है। परंतु मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कानून कितना भी कठोर हो वो तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक जांच द्रुत गति से ना हो। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है 2024 के एक्ट के सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 और बी, ए एंड बी 2 नए संशोधन किए गए हैं, जिससे जांच एजेंसी को 2 महीने के अंदर ही अपनी जांच पूरी करनी है। और पहले प्रावधान यह था कि केवल सेंट्रल एजेंसीज करेंगी, अब स्टेट्स को इंपावर किया है कि वो चाहे तो स्पेशल टास्क फोर्स अपनी बना सकते हैं और उसे भी 2 महीने के अंदर जांच देनी होगी। यानी स्टेट्स को भी पावर दिया है और उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स की व्यवस्था भी की है। परंतु सभापति महोदय, जांच कितनी भी द्रुत गति से हो, जब तक न्याय द्रुत गति से ना हो तो भी समस्या होती है। तो इसमें यह व्यवस्था की गई है, सेक्शन 12 में यह प्रावधान किया गया है कि स्पेशल ट्रैक कोर्ट बनेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे जो डे टू डे बेसिस के ऊपर हियरिंग करेंगे। और इसके लिए कोई भी राज्य या केंद्र शासित राज्य या प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा के ऊपर डेजिग्नेटेड कोर्ट का गठन कर सकेगा। परंतु सभापति महोदय, कई बार न्याय में बीच में लोग लूपहोल निकाल लेते हैं, तो यह भी व्यवस्था की गई है यदि कोई कानूनी दावपेच निकालकर बचना चाहे तो कोई स्पेशल टास्क फोर्स के आदेश या निर्णय को चैलेंज करना चाहे तो उसे हाई कोर्ट में 2 जजेस बेंच में ही जाना पड़ेगा और उस अपील का डिस्पोजल 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा। यानी हर प्रकार की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। तो यदि मैं एक लाइन में कहूं तो इस विधेयक में पेपर लीक पर कठोर दंड, समयबद्ध जांच और त्वरित न्याय, तीनों का ही समस्त प्रावधान किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं।
और इतना ही नहीं, विगत 12 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या क्या किया है वो बहुत सारा विस्तार लोग बता चुके हैं। IITs 15 से 23 हुई, IIMs 15 से 21 हुई, एम्स 7 से 20 हुए, मेडिकल कॉलेज 387 to 808 हुए, टोटल यूनिवर्सिटी 760 से 1338 हुई, अंडर ग्रेजुएट MBBS सीट 151% बढ़ी, PG सीट 140% बढ़ी और 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है ताकि आने वाले वर्षों में 10,000 नई मेडिकल सीट्स का गठन हो सके। सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का निवेश 2023 में अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन के लिए किया है और यह भी व्यवस्था की है कि 6,000 हमारे जो कॉलेज है 6,300 संस्थाओं में वन नेशन वन पोर्टल, ताकि इंटरनेशनल जो हमारे जर्नल्स होते हैं वो फ्री में अवेलेबल हो। 13,000 टॉप जर्नल्स आप कोई भी बच्चा जाके वहां से डाउनलोड कर सकता है। और इतना ही नहीं है सभापति महोदय, विगत 12 वर्षों में QS वर्ल्ड रैंकिंग में, जहां 2014 से पहले हमारे संस्थानों की संख्या सिंगल डिजिट में थी, आज 54 इंस्टीट्यूट हमारे ऐसे हैं जो QS वर्ल्ड रैंकिंग के ऊपर जिनकी रैंकिंग होती है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के प्रति क्या आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। 58,000 से अधिक विदेशी छात्र आके पढ़ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि पहली बार हमारे संस्थान IIT मद्रास का जंजीबार में कैंपस बना है, IIT दिल्ली का अबू धाबी में बना है, IIM अहमदाबाद का दुबई में बना है और अभी प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया गए थे तो पहली बार IIM बेंगलोर के कैंपस के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने रिक्वेस्ट किया है और उसकी अनुमति प्रदान की गई है। यह दर्शाता है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए काम किए। और एक और मैं कहना चाहूंगा, हमारे विपक्ष में कई विद्वान लोग बैठे हैं, अब भारत का जो फॉरेन रेमिटेंस है $135 बिलियन आता है और उसमें से पहली बार ऐसा है विगत 2 वर्षों में जब वो डेवलप्ड इकोनॉमीज में से आता है। यानी हमारा जो टैलेंटेड यूथ है जो जाके जिसको आप हाई लेवल स्किल वाले जॉब्स कहते हैं उनमें से करके वो ला रहा है, तो यह दिखाई पड़ता है कि हम कितने सही ढंग से काम कर रहे हैं। माननीय खड़गे जी ने बोला था कि साहब हमने उनसे सीखा और हम ही जो है वो उनसे सीखने के बाद ये नीट का और NTA का विषय लाए। तो मैं कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी ने बोला था कि 1992 में अवधारणा दी थी और उसके बाद 2014 तक राह देखते ही रहे। इसे कहते हैं आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो वास्तविकता में मोदी जी की प्रतिबद्धता से वह विषय सफल हुआ। और मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, बहुत सारे डिटेल्स माननीय मंत्री जी ने बताए किसके कालखंड में क्या क्या पेपर लीक हुए, पर एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये तो अपने नेताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस के शासनकाल में एक यात्रा निकली थी, पद यात्रा, अजमेर से जयपुर तक। सचिन पायलट जी ने यात्रा निकाली और कहा पेपर लीक कितने हो रहे हैं कि मैं छात्रों के हित में पदयात्रा निकाल रहा हूं। मगर अफसोस कि उन्होंने उसके ऊपर कहीं कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने, और सुनिए, इनके मुख्यमंत्री ने बोला, बात रिकॉर्ड पे जा रही है, इनके मुख्यमंत्री ने बोला मैं तो जादूगर हूं, सब ठीक कर दूंगा। और उस समय सचिन पायलट जी का मीडिया में बयान है जिसमें उन्होंने कहा पेपर लॉक में था, लीक हो गया। ये कैसी जादूगरी है? अब मैं बताना चाहता हूं, आज मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष की सरकारों में जहां पेपर लीक हुए हैं, क्या वही मानदंड होगा जो हमारी सरकार के लिए है? पंजाब हो, झारखंड हो या कर्नाटक हो, क्या एक मंत्री के लिए एक रूल रहेगा या हर मंत्री के लिए अलग अलग रूल रहेगा? अब बॉल इनके कोर्ट में है और इन्हें तय करना है। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे सदन के एक सम्मानित सदस्य जो अभी अभी आए हैं, श्री कपिल सिब्बल जी, जो बहुत प्रख्यात वकील हैं और ज्यादातर विवादास्पद विषयों के प्रख्यात वकील रहे हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए यह वकालत करने चले गए कि साहब हम बच्चों को लीगल एड देंगे। इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए 2009 से 12 में सिर्फ, सर 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2011 में हरियाणा बोर्ड और 2012 में एम्स। सर आप समझिए, मैं कहना चाहूंगा, यानी जिस पर होना चाहिए था इल्जाम, वो लेके आ गया वकालत का पैगाम। अब पता नहीं है छात्रों का करेंगे काम या करेंगे छात्र हितों का काम तमाम। मुझे लगता है कि आज सारे के सारे, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे बहुत से लोगों ने यह कहा कि नीट को समाप्त कर देना चाहिए। मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं, जब नीट नहीं थी 2016 में, तो क्या होता था? प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें नीलाम हुआ करती थी, लाखों लाख रुपए में। वो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे को तो कभी उसके लिए स्वप्न से बाहर था कि 25 लाख 50 लाख रुपए देकर एडमिशन पाएगा, पीजी में कहीं 1-1 करोड़ रुपए देकर एडमिशन पाएगा। मगर आज प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है इस साल के नीट में, कैसे कैसे बच्चों को अवसर मिला। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। राजस्थान के बाड़मेर में एक दिहाड़ी मजदूर लखाराम की बेटी को और बूंदी में राजस्थान की सूरज सैनी को मौका मिला है। भागलपुर का सूरज कुमार या रायसेन के मध्य प्रदेश का
आदर्श लोधी या लखनऊ की वो नीलू जिसकी मां घरों में काम करती थी, गोरखपुर का वो विशाल तिवारी जिसके पिता ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, मुजफ्फरनगर का वो मोहम्मद सुहेल जिसके पिता ई रिक्शा चलाते थे। सभापति जी, इन बच्चों के अरमान पूरे होने का यदि श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इन बच्चों के अरमान पूरे हुए, मगर जो कैपिटेशन फीस लेके सैकड़ों करोड़ प्रति वर्ष कमाते थे, उनके अरमानों पे बिजली गिरी है। और उस बिजली गिरने के कारण एक कहावत होती है कि तन बदन में आग लगना, मगर सभापति जी इनके तन बदन और धन तीनों में आग लगी हुई है। और मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार की आग ये लगाने का प्रयास करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं सर, इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता 2024 में क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के इंट्रेंस टेस्ट में, कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो अमुक जाति के लोग बनाते हैं, इसलिए अमुक जाति के लोग उसमें ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, और दूसरी जाति के बने तो कौन से। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर कोई फार्मूला होगा उसमें जात कहां से आ गई। सभापति जी 9th क्लास में मैंने पढ़ा था, अगर सेंट्रीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो C/5 = M-32/9 होता है। अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो सवाल और जांचने वाले में जात कहां से आ गई।